MDH। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कहीं खुशी कहीं गम, ऐसा ही दस्तूर है और ऐसा ही चलता आया है और आज भी कुछ ऐसी ही राजनीतिक तस्वीरें देखने को मिली। झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ बहुत सारे नेता दिखाई दिए जिनको कि इंडी अलायंस भी बोला गया, तो विपक्षी नेताओं का जमघट वहां पर लगा। काफी चेहरे दिखाई दिए, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, हेमंत सोरेन भी काफी खुश नजर आ रहे थे। तो एक तस्वीर तो ये दिखाई दी, दूसरी तस्वीर दिखाई दी दुख की और गम की। वो ये थी कि उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे। शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले हर जगह दिखाई देती हैं इस तरह के विपक्षी खेमे में, जब भी कुछ खेमाबंदी हो रही होती है वो नहीं दिखाई दी। तो महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुखी हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के वो विधायक जिन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन विचारधारा की लड़ाई में वो हार गए, पिछड़ गए और गठबंधन जो कांग्रेस के साथ हुआ उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। ऐसी ऐसी सीटों पर इतने कम वोट मिले उनको जहां पर कि दबदबा हुआ करता था शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, तब जब एकनाथ शिंदे साथ में थे। लेकिन ये पहला चुनाव था तो इसमें समझ में आ गया कि असली शिवसेना कौन सी है। बहरहाल दुख के इस माहौल में उन विधायकों ने जब अपने नेता उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की तो उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ जाना सबसे बड़ी गलती थी। अब बीएमसी में और स्थानीय चुनावों में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीतना है, पार्टी को मजबूती देनी है, खड़ा करना है, तो फिर आपको कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए। ये सुर वहां से निकल के आए। अब लेकिन दिलचस्प बात देखिए, संजय राउत जो कि सबसे ज्यादा उनको इस चीज के लिए ट्रोल किया गया था जिस दिन नतीजे आए थे कि वो कांग्रेस पार्टी के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में है, तो आज भी वही हुआ। जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा भाई ये किसी के पर्सनल मत हो सकते हैं और ये उनके मत हैं जो हारे हैं, सबके नहीं है। अब भाई हारी तो पार्टी है ना पूरी, अब किसी एक विधायक को हारा हुआ नहीं कह सकते, पूरी पार्टी हार गई है, नामो निशान खत्म हो चुका है। लेकिन वही मैंने कहा ना, कहीं खुशी कहीं गम। एक खुशी संसद में थी, प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद बनती हैं, उनके साथ राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी थी, दोनों ने एक परिवार की सेल्फी ली, पहले संसद में ली, उसके बाद सोनिया जी के घर पर वो एक तस्वीर ली गई और कांग्रेस पार्टी की पूरी टाइमलाइन आज सिर्फ और सिर्फ इन तीन चेहरों से ही भरी हुई है। तो संजय राउत पीछे नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट कर दिया शेरनी आ गई। अब उनको इस बात का दुख नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हाल हुआ, उनके बड़बोलेपन की वजह से पार्टी का क्या हाल हुआ, कई उनके फैसलों की वजह से पार्टी का क्या हाल हुआ। इतनी किरकिरी हो रही है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत पूरी तरह से एकनाथ शिंदे लेकर चले गए हैं और ये लोग हाथ मल रहे हैं। लेकिन उनको आज खुशी हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंची हैं, शेरनी आ गई, उनका ट्वीट था। तो चलिए, ये संजय राउत का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पार्टी को, या फिर कि अब जब कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, कांग्रेस एक फेल पार्टी है और ममता बनर्जी को अब इंडी अलायंस की कमान दे देनी चाहिए, ये स्वर भी उठ रहे हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परजीवी पार्टी कहा था। क्या वाकई में प्रधानमंत्री ने जो कहा था वही सच है? अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस फेल पार्टी की तरह से रहे और सभी जो गठबंधन के लोग हैं वो उससे किनारा करें। आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिनकी वजह से ये मुद्दा चर्चा में है। खबरें हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है जो हार गए हैं, या कुछ और बातें। जब रिजल्ट आ गए, लोगों ने उनको ठुकराया है, तो ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, एमबीए एकजुट
एक है और कहीं ऐसी सूचनाएं नहीं। लोगों ने उनको नकारा क्योंकि वो अपनी विचारधारा को खो बैठे सत्ता के मोह माया के लिए। उद्धव ठाकरे के सेना को कांग्रेस के साथ में रहने के लिए उनको बाला साहब के विचार और हिंदुत्ववादी विचार को छोड़ना पड़ा था, इसीलिए उनको महाराष्ट्र में बहुत पीछेहट उनकी हो गई। बाला साहब ठाकरे जी ने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया था वो छोड़ के कुर्सी के लिए भागे, वैसे हम लोग नहीं हैं। उन्होंने ये आत्मचिंतन कर लिया है और महाविकास आघाड़ी में रहने के बाद नुकसान होता है, ये अगर फाइनल है तो उन्होंने डिसीजन लेना चाहिए जो अंबादास दानवे बोलते हो। अगर वैसे ही रहना है तो नहीं करना चाहिए, तो हम क्या बोलें। उद्धव ठाकरे जी को जब अलायंस में बीजेपी के साथ थे तो कुछ सीटें बीजेपी की वजह से उनकी ज़्यादा आई थी, तब उन्हें बीजेपी अच्छी नहीं लगती थी। आज कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, महाअघाड़ी में थे, तो आज उन्हें कांग्रेस अच्छी नहीं लग रही है। उसका कारण एक है कि इनकी सीटें एकदम जीरो पे आगे खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को ना ज़्यादा बर्दाश्त होता है ना कम डाइजेस्ट होता है। इंडिया गठबंधन कहीं हारा कहीं जीता। इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत कर करके हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और गठबंधन मजबूत होगा। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को। मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 3 मेंबर हों फैमिली के, तीनों में MP हों, तो इससे खुशी की बात कहीं हो सकती है? तो यही संविधान की जो बात करते हैं, इस संविधान उन्होंने अच्छी तरह लागू किया अपने घर पे। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अब प्रियंका जी उनके साथ आ गई हैं, तो सरकार को और भाजपा को जवाबदेही तय करने का मैं समझता हूं अब समय आ चुका है। कांग्रेस हैज फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट आइदर एट हरियाणा और एट Maharashtra. Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. Other leaders, they have also tried, failed. Remaining 3 persons are there. Mamta Di is there, Stalin is there, and the Hemant Soren is there. These are 3 persons. Out of 3, you can find out that Mamta Ji is having worst experience in the parliamentary democracy politics. भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। तो कांग्रेस के लिए अपने दम पर किसी भी राज्य में सरकार बनाना मुश्किल है, और तो और जहां पर सहयोगी हैं वहां पर भी सहयोगियों के साथ रहकर कांग्रेस पार्टी उनके वोट अपनाती रही है। यही उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। अखिलेश यादव, उनके होने का एक तरीके से फ़ायदा राहुल गांधी को मिला और कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी रिवाइव हुई। हरियाणा में तो खैर सुपड़ा साफ की तरह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पहले से कहाँ पहुंची है। महाराष्ट्र में भी अगर बात करें तो नाना पटोले, जिन्होंने सूट वूट सब सिलवा लिया था कि बस मैं जाऊंगा और शपथ लूंगा, वो ऐसे मार्जिन से भगवान का नाम लेते हुए एक तरीके से पार लगे कि बस अंतिम दौर तक ही लग रहा था हारेंगे हारेंगे हारेंगे, फिर जीत गए 500 से कुछ वोट ज़्यादा से। तो चलिए ज़रा खास मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले ज़रा ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उद्धव ठाकरे की हार के जो साइड इफेक्ट हुए हैं, ज़रा वो बताने की ज़रूरत है। महाविकास आघाड़ी में दिखे दरार पड़ने के संकेत, ये संकेत पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो उद्धव गुट के नेता, उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने ये बात रख दी है कि पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव, यानी जो अब स्थानीय चुनाव है। अब अंबादास दानवे, जिनकी तरफ से ये सबसे बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। कई सीटों पर कांग्रेस ने सर्वे के नाम पर सीटें ली,
लेकिन वहां पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। मतलब बार्गेनिंग अंतिम दौर तक कांग्रेस ने की, उसको सीटें मिली, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस के नेता कैबिनेट की शपथ लेने के लिए सूट सिला रहे थे और सूट सिल रहे थे। अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में अति आत्मविश्वास में थी और इसी का खामियाजा सहयोगियों ने भुगता। लेकिन कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना को महत्व नहीं दे रही थी। शिवसेना मतलब कि उद्धव गुट की सेना। असली शिवसेना तो अब एकनाथ शिंदे के पास है। आखिरी दिन तक हम सीट गठबंधन पर चर्चा कर रहे थे, जबकि हमें प्रचार करना चाहिए था और इसका असर हमारे चुनावों पर पड़ा। तो ये वो बातें हैं जो कही। एक और अहम बात जो कि कही गई है कि पार्टी का जन्म सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं हुआ, ऐसा बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय कहा करते थे। पार्टी का जन्म सत्ता पर कब्जा करने के लिए नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी की थी अकेले चुनाव लड़ने की वकालत। अब ये जो बयान है वडेट्टीवार का, ये उद्धव गुट के नेता नहीं है, ये कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि हमने भी कहा था कि अकेले चुनाव लड़िए, लेकिन सुना नहीं गया। तो अब दोनों ही पार्टियां इस चीज को लेकर के सवाल खड़े कर रही हैं कि भाई हम भी चाहते थे अकेले लड़े, नाना पटोले भी चाहते थे अकेले लड़े, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि नहीं, एकजुटता दिखानी है। और वो एकजुटता भी कैसी थी कि नहीं हो पाया। चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेता और प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मनीषा कयांदे जी हमारे साथ शिवसेना की नेता और प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ तुषार रसल जी उद्धव गुट के नेता मौजूद हैं। मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी तुषार रसल जी आप ही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परजीवी पार्टी कहा था। अब आपकी पार्टी के विधायक अगर कह रहे हैं, सीधे सीधे परजीवी नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं हमें नुकसान हुआ कांग्रेस से, चलिए अब एकला चलो रे, तभी कुछ इज्जत बच पाएगी। तो इज्जत बचानी है या नहीं बचानी है? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ। सबसे पहले तो हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है संजय राउत जी, उन्होंने क्लियर किया है कि जिन्होंने भी ऐसा कहा रहेगा वो उनका व्यक्ति खुद का मत रह सकता है। दूसरी चीज, अभी आपने बताया, खुद आप बोल रही थी कि अभी जो ओरिजिनल शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना है, वो शिंदे साहब के साथ है। तो ऐसा करिए, चीफ जस्टिस ने तो अभी तक कुछ निर्णय दिया नहीं है, उनकी जगह पे आप ही बैठ जाइए और आप ही जवाब दीजिए और आप ही पूरा निकाल पूरा दे दीजिए। उससे क्या होगा कि लोगों में जो संभ्रम है वो दूर हो जाएगा। हुआ नहीं अभी तक दूर? इस चुनाव के नतीजों के बाद भी दूर नहीं हुआ क्या? अभी इस चुनाव के नतीजों के बाद भी दूर नहीं हो पाया? सच नहीं हुआ? लोगों ने हमको ही चुना है, लोगों ने। आप ये जो जीत है अभी, ये ईवीएम की जीत है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अगर दम है तो आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेके, अगर आप पे दम है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेके दिखाओ। ये जो आपका चल रहा है वो सब ईवीएम की वजह से चल रहा है। और दूसरी चीज, आप जो बोले कि एकला चरोले, तो एकला जो है, हर शादी जो इलेक्शन होते हैं उसमें सीधी लड़की है। रीमा जी, आवाज आपके यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है क्या तुषार जी? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। कुछ आपकी आवाज, सब बाकी सब लोग क्लियर है, आपके यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। अभी आ रहा है आवाज क्लियर? हाँ, ठीक है। हाँ, तो कहीं ऐसे सीट है जहाँ पे हमें एक ही मीन्स अकेले ही हम लड़े हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे थाना में लड़े थे, कभी बीएमसी में लड़े थे। तो ये जो गठबंधन और ये होता है वो एमएलए इलेक्शन के लिए होता है ज्यादा, या एमपी इलेक्शन के लिए, अभी तो हम देखेंगे। और हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव बाला साहब ठाकरे, अरे भाई एक बात बताइए, अगर ईवीएम ने गड़बड़ करके बीजेपी को जिता दिया, एकनाथ शिंदे को जिता दिया, तो आपके जो विधायक जीते हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर ईवीएम से जीते हैं वो तो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें और कहें कि मैं गलती से जीता हूं ईवीएम की वजह से। क्यों नहीं दे देते आपके विधायक इस्तीफा? हमारे सभी के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। आप बाकी वालों को भी बोलेंगे क्या इस्तीफा देने? उनको तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो नहीं कह रहे ईवीएम खराब है, आप ही तो कह रहे हो।
अरे ईवीएम खराब है, ईवीएम में आपने कुछ तो प्रॉब्लम किया, इसकी वजह से ये आप मनीषा अगर जी, जाएंगे महाराष्ट्र में। मनीषा जी, उनका कहना है कि अभी भी असली शिवसेना उन्हीं की है और जो विधायक आपके जीते हैं वो तो बेसिकली ईवीएम में खोट था इसलिए जीते हैं, तो इसलिए कांग्रेस से अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और भारत बचाओ। भारत तो देश ही है ना, और क्या है, देश बचाओ बोला तो मैंने। आप वो देश बचाने के लिए ईवीएम हटाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए। अरे जवाब सुनिए। मैं आपसे ठीक है, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, ये ईवीएम का इनका जो है वो बहुत ही हिपोक्रिटिकल है और अपने सुविधा के अनुसार ईवीएम के बारे में बात करते रहते हैं। अब ये इंडिया आघाड़ी जो बनी, कैसे बनी? सबसे पहले तो इंडिया आघाड़ी जो है उनको ये कभी देश हित के बारे में कभी इनका कोई एजेंडा रहा ही नहीं। सबको अपने अपने बेटे बेटियों को बचाने के लिए ये एक फोरम खोला गया जिसका नाम इन्होंने इंडी फ्रंट या इंडी आघाड़ी जो बनाया। बाद में इनमें इतने आपसी मतभेद है क्योंकि इनके जो डीएनए है वो इतने भिन्न है, ये कहीं भी मैच नहीं होते। फिर भी उन्होंने कोशिश करके देख ली, लोकसभा में फॉल्स नैरेटिव सेट किया, थोड़ी जीत इनको हासिल हुई तो बहुत ही प्रफुल्लित हो गए। फिर ये एक और कॉन्फिडेंस में गए। महाराष्ट्र की बात करें तो उनको लगा कि बस हम जीत रहे, बिल्कुल तैयारी में थे। इनके तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट हो गया था, किसको कौन सी मिनिस्ट्री। मगर सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे जी बहुत उत्सुक थे, भाई मेरा चेहरा डिक्लेयर करो। अलग अलग तरीके बयान जो उद्धव ठाकरे जी के आ रहे थे, मगर सामने वाले सुनने को तैयार नहीं। या नाना पटोले बिल्कुल सूट बूट सिलाकर रेडी थे, 200 वोट के मार्जिन से जीत गए। ये सरासर देखा जाए तो ये इनका ईवीएम का जो मुद्दा है 1600 पेज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। फिर उनके संजय राउत ये कल चंद्रचूड़ जी के साथ भिड़ गए, उनको भी करारा जवाब मिला। तो ये इनका सारा ये देश में ईवीएम को लेकर अशांति फैलाना चाहते हैं। देश में अशांति फैले, लोग एक दूसरे से झगड़ा करें, पॉलिटिकल माहौल खराब हो, और इसमें से इनको बार बार अच्छा जब ये इलेक्शन कमीशन कहती है कि आइए आप हैक करके दिखाइए, तब ये कोई वहां पर मौजूद नहीं होते। मगर जनता के बीच में जाके चिल्लाना चीखना, अब तो उनके जो महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है वो तो अब कह रहे हैं कि हमको अकेला चलना चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी में मनीषा जी सबसे बड़े नेता संजय राउत हैं, जिसका जिक्र अभी तुषार रसाल जी ने किया। उन्होंने अभी ट्वीट करके प्रियंका गांधी की फोटो लगाई और लिखा शेरनी आ गई। तो उनके लिए उनके विधायक बेचारे दुखी हैं, बेबस हैं और सोच रहे हैं आगे कैसे बढ़े। वो मुद्दा नहीं है, वो खुशी और जश्न मना रहे हैं कि प्रियंका गांधी सांसद बनकर संसद पहुंच गई। आज अभी उनके पास कोई चेहरा नहीं रहा, यूपीटी के पास कोई चेहरा नहीं रहा, तो अब प्रियंका गांधी को चलाएंगे। अब प्रियंका गांधी उनका आसरा, उनको लग रहा है कि यही एक हमारा आसरा है। अच्छा, प्रियंका गांधी, अब गांधी परिवार का देखिए, जब पता है कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं चल रहा है तो अब प्रियंका गांधी पहले ही क्यों नहीं बेटी को सामने लाया? पहले ही सोनिया गांधी प्रियंका को आगे लाती थी, प्रियंका गांधी को लाया। जब वायनाड की सीट एकदम सेफ हो गई तो गांधी परिवार भी, उन्होंने प्रियंका गांधी पर एक तरीके से अन्याय किया। जब राहुल गांधी का सिक्का खोटा निकला तो अब प्रियंका गांधी को ला रहे। ओके, तो ये आपने एक अच्छा पॉइंट दिया है। मैं सिद्धार्थ यादव जी आपका रुख करूं, लेकिन अजय वर्मा जी, राहुल गांधी फेल हो गए तो अब नया सिक्का दिया है, ऐसा है क्या कि एक चेहरा हटा दूसरा चेहरा ले आओ? पहले सोनिया जी का चेहरा था, फिर राहुल गांधी आए, उसके बाद अब प्रियंका गांधी। आप कह रही थी भारत बचाओ, तो इस देश में नारा ये नहीं था भारत तो भारत ही रहेगा, भारत तो बचा हुआ है। मैंने भारत बोला ही नहीं, आप ही के सहयोगी ने बोला, मैंने तो देश बचाओ बोला था। हाँ, देश बचाओ, देश बचाओ, चलो आपने देश बचाओ। तो टेलीप्रॉम्प्टर और जुमला हटाओ, देश बचाओ, ये नारा बहुत प्रचलित है और ट्रेंड कर रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर और जुमला हटाओ और देश बचाओ। अच्छा, मैंने पहली बार सुना है नारा आज। आप तो आपके कानों को आदत नहीं है ना। मैंने नहीं सुना, आपने कहा इतना फेमस नारा है तो मैंने नहीं सुना था अभी तक, आज सुन रही हूँ।
सरकार विरोधी नारे आपके कानों को शोभा नहीं देते, क्योंकि आपके कान बहुत अच्छा सुनते हैं और लोगों के ऊंचा सुनते हैं। एक बार एक नारा आया था सूट बूट की सरकार, वो नारा बड़ा फेमस हुआ था, सबको पता था। उसी सूट का जिक्र अभी मनीषा जी ने किया, सूट से लाकर तैयार बैठे थे नाना पटोले, और हाथ क्या लगा 200 अच्छा, वोट से मेरे बीच में आप इतनी बार बोलेंगी कि शायद आपका टाइम ज्यादा होगा, मेरा कम होगा, लेकिन जब सिद्धार्थ और ये बोलेंगे तो आप बिल्कुल पिन साइलेंट हो जाते हैं। बोलिए। लोकतंत्र की रक्षा करें, आप तो रक्षक हैं, चौथा स्तंभ रक्षक माना जाता है। अच्छा, देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र में 2014 से जब से आई है देश में, तो देश में लोग ताला खोल के सो रहे हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहे हैं, 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तनख्वाह हो गई है, 10 ट्रिलियन की हमारी देश की इकोनॉमी हो गई है, लोग बिल्कुल ना बलात्कार हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। ये केवल विपक्ष के लोग झूठ फैला रहे हैं। और बीजेपी महाराष्ट्र जैसे जो इकोनॉमिक कैपिटल है उसमें अकेली लड़ी है। शिंदे जी और ये जो पवार जी लड़े हैं ये कुछ नहीं है, तो भ्रम है। अकेले बीजेपी लड़ी है, 288 में से 232-30 सीट जीती और बीजेपी अकेली जीती। अगर आप ये कहना और ये सुनना चाह रही हैं आपके कान, तो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन असलियत ये है कि काटने बांटने वाले लोगों ने सबसे पहले शिवसेना को काटा और फिर उसको शिंदे के रूप में और उद्धव जी के रूप में बांटा। ठीक है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग अपने आचार संहिता, अपने अदृश्य सहयोगियों के दम पर। उसके बाद इन्होंने फिर एनसीपी को काटा और फिर शरद पवार और अजीत पवार में बांटा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग एंड अडानी साहब। ठीक है, अब क्या ये चाहते हैं कि अडानी साहब को पूरा इकोनॉमिक कैपिटल का मूवमेंट, दुनिया में अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो भारत में शायद पहले प्रधानमंत्री माननीय वर्तमान नरेंद्र मोदी जी होंगे इस साल आजादी के बाद से, कि जिनका नाम भ्रष्टाचारी बचाओ में आएगा, वरना आज तक किसी प्रधानमंत्री का नाम न था और ना आगे आएगा। ठीक है, तो इस देश में जो ये नैरेटिव इनके मित्र और इनके गठबंधन के लोग जो तय कर रहे हैं ना कि साहब जीते नहीं है। आज आपने देखा नहीं कितनी बड़ी जीत हमारी झारखंड में हुई है और कितना बड़ा वहां पर उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे, शरद पवार भी नहीं पहुंचे, सुप्रिया सुले भी नहीं पहुंची इतनी बड़ी जीत में शामिल होने के लिए। उन्होंने किनारा कर लिया है अब। नहीं, अब मैं दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। जवाब सुन ले पहले इतनी बात जो आपने इतने आरोप लगाए उसका। 10 सेकंड फाइनल कर दो, फिर जवाब तो हमें सुनना ही है। 10 सेकंड में ये बताना चाहता हूँ कि ना तो हम हरियाणा हारे, हरियाणा में 12% वोट हमारी बढ़ी और 6 सीट हमारी बढ़ी। ये मीडिया दिखा गया, और बम्पर जीत और भाले जीत, इतिहास पलट दिया। इनकी सरकार थी, इनकी आ गई। झारखंड में हमारी सरकार थी, हम जीते हैं, हमने 4 सीट तो हमारी बढ़ी है और गठबंधन की 56 सीट हो गई है। और महाराष्ट्र में जहां तक सवाल है, तो हार और जीत तो एक पहलू है, एक जीतेगा एक हारेगा। हम लड़ेंगे फिर जीतेंगे, लेकिन हमारे पास जो ये आदर्श सहयोगी है, इनके इनविजिबल सपोर्टर जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग कितने सम्मानीय और ईमानदारी के तरीके से काम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, 10 सेकंड हो गए। 2 चीजें हैं, अब मैं सिद्धार्थ यादव जी का रुख करूंगी क्योंकि महाराष्ट्र की, अरे रुकिए भाई, अपनी बारी में बोलिएगा तुषार जी। एक तो ईडी, यानी महाराष्ट्र की जनता ने ईडी वाला नैरेटिव उसको फेल कर दिया, अडानी का नैरेटिव उसको फेल कर दिया, संविधान का नैरेटिव उसको फेल कर दिया। ये जो तमाम आपने मुद्दे गिनाए, महाराष्ट्र की जनता ने कह दिया हमारे ये मुद्दे ही नहीं हैं। हमारे मुद्दे तो है लाड़की बहना, हमारे मुद्दे हैं महिला, हमारे मुद्दे विकास, इसीलिए वोट पड़ा। अब इसका मतलब आपके मुद्दे धराशायी हो गए। दूसरी चीज, जनता के वोट तय करते हैं और सरकार में कौन रहता है, जीत क्या हाथ वो बताती है। अब आप कह रहे हैं हरियाणा में तो हम हारे ही नहीं। अब हारे नहीं तो मुख्यमंत्री आपका क्यों नहीं बना? महाराष्ट्र में आप हारे नहीं तो मुख्यमंत्री नाना पटोले क्यों नहीं बने? मैं समझ नहीं पा रही आपका नैरेटिव। आपका तो नैरेटिव ही नहीं समझ पा रही मैं। सिद्धार्थ यादव जी जवाब देंगे। सिद्धार्थ यादव जी, ना हरियाणा कांग्रेस हारी सिद्धार्थ यादव जी, ना महाराष्ट्र कांग्रेस हारी, तो आप क्यों जीत का जश्न मना रहे हैं? मन से हार, मन से जीत होती है, वो मन से हार नहीं मान रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर और जुमलों को आदत है। भाई अब रुकिए, बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए रीमा जी, ये लोग कोई चुनाव नहीं हारे, ना ये हरियाणा हारे, ना ये महाराष्ट्र हारे। आप क्यों सिखाना चाह रही हैं इनको ये हार गए? ऐसी जीत ये जीतते रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूं अजय जी को। जितने साल अजय जी इस पार्टी में रहे, जितने साल राहुल जी रहे, और कांग्रेस पार्टी आगे हमेशा हर चुनाव में जाए और ऐसी ही जीत करके आए। इनको क्या सिखा पाएंगे हम?
कि हारे कि जीते, जिन लोगों को अभी ईवीएम पर इतने बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे, मैं तो आज से मैंने तय किया है कि ईवीएम पर कोई जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। जब देश की सर्वोच्च अदालत इन पार्टियों को बुला करके कोर्ट में यह कह चुकी है कि जहां आप जीतते हैं वहां पे आपको ईवीएम अच्छी लगती है और जहां आप हार जाते हैं वहां पे आपको ईवीएम खराब लगने लगती है, तो इससे ऊपर जवाब क्या दिया जा सकता है? देश की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत, वो संविधान को जिनका प्रोटेक्टर जिनका काम हो, वो लोग बुला करके इन पार्टियों को कह रहे हैं कि आप लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक आस्थाओं में लोगों का विश्वास कम कर रहे हैं। बार बार बुलाया, सबूत मांगे, नहीं दिए, क्योंकि ये तो जीते हुए हैं, ये हारे थोड़ी। जब जीत गए तो ना ईवीएम में दिक्कत है ना किसी और में दिक्कत है। अगर ईडी, सीबीआई ये आज इनको याद आई, पर लोकसभा में महाराष्ट्र में हमारी सीटें कम रह गई थी, तब ईडी सीबीआई फेल हो गई। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम रह गई थी, तब ईडी सीबीआई फेल हो गई। आज ईडी सीबीआई एक्टिव हो गई। ये जो एक बदलाव है ना रीमा जी, ये राजनीति का बदलाव, कांग्रेस पार्टी का बदलाव, कांग्रेस पार्टी के भविष्य को दर्शा रहा है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत लोग प्रश्न पूछेंगे, अजय जी जैसे लोग जो कर्मठ टीवी पे बैठ करके रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज थक रहे हैं, रोज थक के सोने जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल जी से ये तो पूछेंगे ना कि आप हर राज्य में जाते हैं, हार जाते हैं, क्या कारण है उसका? तो अब राहुल जी क्या जवाब दे पाएंगे? उनने कहा ईवीएम गड़बड़ है। ये जो ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम के कारण हम हार रहे हैं, ना हमारे नेतृत्व के कारण और ना हमारी नीति के कारण। और रीमा जी मैं एक बात और कहूंगा, अभी आपके शो में जो पिक्चर नीचे चल रही है उसमें हमारे प्रदेश के एक महान परिवार के, एक बड़े परिवार के 3 सदस्य हैं। ये तीनों सदस्य संसद में पहुंच गए हैं। ये देश का एकमात्र परिवार है जो तीनों सदस्य जिनके संसद में है। इस परिवार के इतिहास में भी 3 लोग एक साथ संसद में कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। जब नेहरू जी थे तो नेहरू जी की बहन थी, 2 ही लोग थे। इंदिरा जी के साथ राजीव जी रहे, 2 ही लोग थे। सोनिया जी के साथ राहुल जी रहे, 2 ही लोग थे। ये जो लोकतंत्र की नई शुरुआत, लोकतंत्र की नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने जो आज से करी है, जो कुछ होगा वो एक परिवार के लिए होगा, तभी कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत देश भर में होगी। जो लेना है वो गांधी परिवार के लिए लेना है, तभी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में भी मुंह की खाएगी, देश में भी मुंह की खाएगी। 3 लोकसभा के चुनाव निकल गए, कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि लोकतंत्र के कारण, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र को तो एक कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र के कारण एक परिवार को भरने वाले इतिहास रच दिया आज, तीनों लोग एक परिवार के संसद में पहुंच गए। मैं जरा बाकी 2 मेहमानों का रुख करूं, लेकिन ये वो ग्राफिक है जिसकी चर्चा हो रही है ना, संसद में गांधी परिवार कहां से शुरू होता है क्रम? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा, उस तरफ देखिए फिरोज गांधी, फिर संजय गांधी, फिर खैर मेनका गांधी और वरुण गांधी तो कांग्रेस पार्टी से सांसद नहीं चुने गए, लेकिन ये पूरा क्रम है। अजय वर्मा जी, गांधी परिवार के अलावा कुछ और दिखेगा क्या कांग्रेस में? मतलब आज ऐसा जश्न मन रहा है, इतने सारे सांसद, आपके 99 सांसद जिसकी जीत का जश्न मनाया गया, उन सब के साथ तो सेल्फी नहीं डाली गई, ना उनको बधाइयों के इतना ज्यादा पूरी टाइमलाइन भर गई हो, लेकिन आज का दिन इतना अहम हो गया। देखिए टेलीप्रॉम्प्टर है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है, फिर वही थोड़ा सुन लीजिए। फिर आप ये चाहती हैं कि आप जवाब आप एक ही बात रिपीट करते हो ना, टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर। मैं बात कर रही हूँ आपकी इतनी वरिष्ठ नेत्री की, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर पार्टी की कमान अब आप रखने वाले हैं, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी। ये तो मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि आपने कहा एक ही बात कहते हो, एक ही बात कहते हो, एक ही बात कहते हो। अब मैं यही बताने जा रहा हूँ। हाँ। देश के प्रधानमंत्री और इनके सारे प्रवक्ता, नेता केवल कांग्रेस गांधी परिवार गाते गाते 10 साल हो गए, इन्हें अभी भी वही रहता, अभी भी गांधी उवाच और कांग्रेस उवाच ये प्रवक्ता बैठ के कर रहे थे। आपको मैं ये जो समझाना चाह रहा था, इसलिए तो बार बार 3 बार टेलीप्रॉम्प्टर कहा। इनको 15 साल हो गए, आप इन पे एक बार भी नहीं बोलेंगी। अरे भाई, हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। जो बेस्ट होगा कक्षा में वही तो पास होगा। ऐसा कोई है कि ईवीएम लेकर 89 चुनाव का ग्राफिक भी चल रहा है, 89 चुनाव, 90 से 1 कम। वैसे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र ऐड करेंगे तो 90 भी हो जाएगा। हार का जिम्मेदार कौन, किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ? राहुल गांधी। 89 हार, 89। जब आप तो सुनते जाइए। अब आप कह रहे हो 10 साल से वही बात कर रहे हैं, मैं तो लेटेस्ट बात बता रही हूँ आपको। देश आजाद जब से हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में एक आंकड़ा दे दूंगा कि कितने चुनावों में इनका उदय होने के बाद हार हुई और कैसे कैसे ये यहां तक पहुंचे। 2014 में भी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को कहां पेल दिया। मतलब इनकी जो वो थे
शरणार्थ प्रेम करने योग्य लोग, पूजने योग्य अटल बिहारी वाजपेयी की सारी नीतियां खत्म कर दी, और यहाँ केवल थ्योरी समझाई जाती है कि सत्ता किस तरह से ली जाए, चूंकि अडानी के सहयोग से और इनके संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से। मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में मैसेज है। तो जब ये सिद्धार्थ यादव, फिर मनीषा जी और गांधी परिवार के इतर कुछ याद नहीं रहता, आपको गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं सूझता। सिद्धार्थ जी और मनीषा जी, पहले सिद्धार्थ जी जवाब देंगे, फिर मनीषा जी जवाब सुनिए। अब देखिए रीमा जी, गांधी परिवार में सूझने लायक कुछ है ही नहीं। अब इनको अपने नेता की चिंता करनी है, हमें नहीं सोचते, चलिए हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। ना राहुल जी के बारे में बोलेंगे, ना प्रियंका जी के बारे में। अभी उनकी प्रियंका जी के बेटे हैं, उनकी भी उम्र होते ही आप उनको संसद में ले आइए। अभी उनके पति भी दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे भी चुनाव लड़ना है। मैं माफी चाहूंगा रीमा जी, मैं कांग्रेस में होता तो हो सकता है मेरे को निकाल दिया गया होता। मैं उनके पति की दावेदारी को कम नहीं करना चाहता। जितने लोग हैं खानदान में, उनको सबको आप संसद में ले आइए, हमें कुछ नहीं कहना है। देश के साथ ये मजाक करना बंद करिए। देश की सर्वोच्च अदालत आपको कह रही है, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है आपको, उसको सुन लीजिए। आपने ईवीएम के झूठे राग को लोगों के मन में जाकर के, लोगों की आड़ पर आप कहते हैं बंदूक पे कंधा चला रहे हैं कि जनता में मैसेज है। जनता का मैसेज आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 79 चुनाव हारे हैं, एक व्यक्ति ने 89 इलेक्शंस, राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। कांग्रेस पार्टी तो एक समय में देश के अंदर 54 साल राज किया आप लोगों ने, बहुत चुनाव जीते थे, उसको कौन नकार रहा है? पर आपने नेतृत्व ऐसा लिया जो आज अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और देश को ताक पे रखते हुए झूठ और भ्रम की राजनीति ऐसी कर रही है कि देश बार बार आपको जवाब दे रहा है। अजय जी ने गूगल कर लिया कुछ, चिंता कर लीजिए। अजय जी ने कुछ गूगल किया है, लेकिन मनीषा जी से जवाब ले लेते हैं। मनीषा जी से जवाब लेते हैं। मनीषा जी, ये राहुल गांधी और गांधी परिवार का क्या आप लोगों को वो है कि उन्हीं की बात करते हैं हमेशा? बिल्कुल आपने सही कहा, एक गूगल मिनट रुकिए ना, अरे अब सुनिए ना मनीषा जी का जवाब। जरा 10 सेकंड सुन तो लीजिए, उसके बाद इनको लाइए। पहले से ही आत्मकेंद्रित, महाराष्ट्र में आत्मकेंद्रित होने की वजह से ये देश के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हम उनकी पहली पीढ़ी की बात नहीं कर रहे, पर अब हम देखते हैं कि बिना गांधी परिवार पार्टी भी नहीं चल सकती, पार्टी भी नहीं चल सकती। ये अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उन्होंने बिठाया है, बीच में 10 साल तो उनके पास विरोधी पक्ष नेता भी नहीं था। ये भारत जोड़ो में क्या किया राहुल गांधी ने? जितना भारत जोड़ो किया, इतना कांग्रेस टूटती गई, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर गए। तो ये भारत जोड़ो नहीं था, कांग्रेस तोड़ो यात्रा थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक राज्य हारते गए। राहुल गांधी जी कभी भी कोई सीरियसली देश के बारे में एक मुद्दा अगर उन्होंने कहा हो तो हमको पता है। विदेश जाते हैं, वहां भी देश की बुराई करते हैं। विदेश जाते हैं, वहां पर भी देश, हम हमारे देश के बारे में अच्छी बातें करते हैं। मगर ये एक ऐसा एक नेता है जो देश की छवि बिगाड़ता है। वहां जाकर कहते हैं हम रिजर्वेशन हटा देंगे, यहाँ पर आते हैं और संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं और कहते हैं कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। विदेश में जाके कहते कि आरक्षण हटाएंगे। तो ये सारा दोगलापन जो है, ये इतनी इमेच्योरिटी है कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होगा हम देख सकते हैं। मगर अब शिवसेना यूबीटी जो है, उनको अब उनके मुंह से 2 साल के बाद, 2-2.25 साल के बाद ये निकला है कि ये बड़ी गलती हो गई। बाला साहब ठाकरे के विचारों से दूर हट गए और यूबीटी का भी वहां पर उसके खात्मा हो गया। तुषार जी आपके पास आऊं, लेकिन अजय जी क्या गूगल किया है बताइए। मैं बताऊं, एक जवाब देंगे। मेरे पास अभी एक मैसेज भी है और आप एक्स पे डाल के खोलिए। महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट लड़ रहे थे, राजेश येरुनकर। उनके उस वार्ड में 10, 20, 50 लोग मेंबर अपने भी होते हैं और घर के परिवार के होते हैं। उनके परिवार में 4 वोट थी। जब ईवीएम खोली गई चुनाव आयोग वाली, ये वाली, तो केवल उनको उस बूथ पर 2 वोट मिले हैं। अपने परिवार के भी 6-5 वोटों में से और वोट नहीं मिले। तो परिवार ने भी उनको वोट दे दिए, ऐसा क्या हो गया? नहीं, ये जो ईवीएम सिस्टम है ना साहब का, अरे हो सकता है परिवार ने वोट ना दिया हो, ये भी हो सकता है ना। जो इजराइल से कनेक्टेड है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि उनके परिवार ने उन्हीं को वोट दिया? हो सकता है ना दिया हो। अब दूसरा फैक्ट सुन लीजिए, ये लोगों को पता तो चले कि अभी जो है इस चुनाव में भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए मतदाता प्रमुख जोड़े गए और जहां हम तीनों के वोटर थे वहां 32 लाख वोट काट दिए गए। ये मेरे पास नहीं आंकड़ा है, उस पर डाल के देखिए। तीसरा सुन लीजिए, सर्वेक्षणों में अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में एक ऐसा सेंटर है हमारा जहां पर 0 वोट कांग्रेस समर्थित वो एरिया था, ईवीएम में 0 वोट निकले हैं।
तो ये पूरे देश को पता है, हमने बहुत शिकायत की है, हमने हरियाणा में भी बहुत सारी शिकायत 22 सीटों पे करी थी, लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस समर्थित इलाका है, ये कैसे पता आपको? देश बदल रहा है ना, वोटर भी बदल रहा है। ऐसे पता है, जैसे बनारस मोदी समर्थित हो गया ना साहब, अच्छा। जैसे अमित शाह जी गुजरात समर्थित हो गया, ऐसे ही वहां है। ठीक है, 0 वोट। अब तुषार जी रुकिए, अब मुझे सिद्धार्थ यादव जी का रुख करना पड़ेगा, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया। सुन तो लीजिए पूरे, फिर मैं फाइनल ये बताने जा रहा हूँ, इनको टाइम बाद में देना। सिद्धार्थ जी सुनिए, सिद्धार्थ जी, ये जो मैं ईवीएम 22, हमने 22 विधानसभा सीट पे हरियाणा में शिकायत करी, हमारी शिकायत सुनी नहीं गई। 99% बैटरी वाली हमने करी, बूथ वाली हमने करी, एक बूथ पर 1060 वोट थी और 860 वोट थी, निकली वहां 1060। तो ये ऐसी चीजें नहीं है, इस पर चुनाव आयोग राष्ट्र बना बैठा है, TN सेशन के टाइम का चुनाव आयोग। ठीक है सिद्धार्थ यादव। देखिए रीमा जी, मैंने पहले ही कहा था ये गूगल नहीं कर रहे हैं, या तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं है अभी। पर मैं एक बहुत गंभीरता से आपके शो पर एक बात कहना चाहता हूं, ये मंच या देश का कोई भी नेशनल टेलीविजन वो किसी भी झूठ को प्रोपेगेट करने का माध्यम नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। ये बात जाकर के आप कोर्ट में क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, वहां इनको पता है झाड़ पड़ेगी, उनको पता है कि कॉस्ट लगाई जा सकती है, उनको पता है कि कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ सकती है, हमारी समाज में किरकिरी। अरे इस लोकतंत्र को रंजित और रंजित कर रहे हो, डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपनी बात हर मंच पर रख सकता है। तानाशाही में लागू कर दो, फिर डिक्टेटरशिप बना दो भाई, यहाँ बैठ के तानाशाही मत चलाया करो। लोकतंत्र में हक है, बोलने का हक है, पूछने का हक है, रखने का हक है, कहने का हक है, बताने का हक है। अब मैं बोलूं अजय जी, आपकी बात में तो मैं नहीं बोला था, आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। अब आप मेरे बारे में बोल रहे हैं तो कौन तानाशाह है, ये तो साफ दिख रहा है। तानाशाही का ज्ञान मेरे को मत दीजिए, मेरे बारे में आप बोल रहे हैं और केवल आप तानाशाही दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, राहुल गांधी, यही उबाच करते रहो, यही उबाच करते रहो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इनको बोल लेने दीजिए, यही इनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, ना जनता सुन रही है, ना महाराष्ट्र में सुना, ना देश में सुना। अजय वर्मा जी, सिद्धार्थ यादव राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। आपका जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जरा उनको समझाइए कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर या और भी नेता है, उनकी फोटो भी तो डालें थोड़ी सी। परिवार 3 सदस्य, आपका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ट्वीट कर रहा है लगातार, सिर्फ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज सुबह से, तो उनको समझाइए। जो है वो जुम्मेदार अपनी बात पूरी कर दूं। तुषार जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। तुषार जी आ रही हूँ तुषार जी, आपके पास आऊंगी इसके बाद। इनका राजा जुमलाबाज, ये भी जुमलेबाज है। तुषार जी गाली दे रहे थे, अभी पता नहीं क्या तो समस्या है आप लोगों को इस चैनल पे झूठ। अब ये क्या समस्या है रीमा जी? तुषार रसाल जी रुकिए, एक तो आपके सिग्नल्स का इशू है, इसलिए मैं ठीक करवा रही थी, इसलिए आपके पास नहीं आई। 1 मिनट रुकिए जरा, सिद्धार्थ जी को कंप्लीट करने दीजिए। सिद्धार्थ जी, मैं बस अपनी बात पूरी कर ली उन्होंने जी, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। जब मैं बोलने लगा तो अजय जी को कितनी तेज दर्द हुआ और तुषार जी को कितनी तेज दर्द हुआ और कौन तानाशाहों की तरह बीच में कूदा, ये पूरी जनता देखती है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमने इतनी बार इलेक्शन कमीशन को लिखा है, ये फैक्ट है, जाकर के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। बैटरी वाली बात पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है, आपकी जितनी पिटीशंस आपने लगाई उस पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे चुका है। अजय वर्मा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा ना, आप अपनी बारी में अकेले बोलते हैं, तो उनकी बारी में आप बहुत है मेरे बीच बोलने के लिए। अरे नहीं भाई, रुकिए 1 मिनट। अब मैं अजय जी से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो तर्क का कोई ऐसा तो लेवल रखें अपनी बात का कि उस पर कुछ बात हो सके। अगर वो बात को इतना नीचे गिरा देंगे कि उस पर डिबेट ही ना हो सके, तो मैं क्या कहूंगा? अरे आपके पास तो ऊपर उठा दो ना, उस बात को ऊपर उठा दो भाई सिद्धार्थ जी। आप आ जाते तो फटकार लगाई जाती है, आपको कोर्ट में बुलाया जाता है कि साबित करो, साबित नहीं कर पाते। आप तो आर्मी मैन हो भाई, आप लोग जब आर्मी मैन हो उसे ऊपर उठा दो, आप टीवी पे आकर के झूठ बोलते हैं, उसे ऊपर उठा दो। अजय जी आप अपना यही काम करिए और यही करते रहिए, क्योंकि जनता आपको सरकारों में नहीं बैठाने वाली, आपको इसी काम के लिए रखा जाएगा। आप आइए, हमने बहुत सारी सरकार चला ली है, सरकार आप चलाइए, अडानी को आप बचाइए। भारत हम नहीं बनाते थे 2047 तक, लोग बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में 2014 की सबसे बड़ी। अच्छा ठीक है, ओके। अब तुषार जी को फ्रेम में लाइए। तुषार जी, अब मैं रूल बनाऊंगी, अब जो भी बीच में बोलेगा उसको म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन तुषार जी मैं आपका रुख करती हूँ। अब आपके लिए स्थानीय निकाय के चुनाव, बीएमसी के चुनाव इंपॉर्टेंट है या नहीं? आ रही हूँ,
अब इनको इनकी दवाई देने जाऊंगा तो नहीं, वो म्यूट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बार बार ऐसा ना हो। तुषार जी, पीएमसी का चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी है, स्थानीय निकाय चुनाव बहुत जरूरी है। आपके विधायक, हारे हुए विधायक, जीते हुए विधायक अगर आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस से पल्ला झाड़ लो, तो आप संजय राउत की सुनेंगे या अपने विधायकों की जो जमीन पर काम करते हैं उनकी सुनेंगे? हम हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव साहब, उनका सुनेंगे, वो जैसा डिसीजन लेंगे। और हमारे मुंबई की जो जनता कह रही है, आपको वो मैं एक बात एकदम पक्की बताना चाहता हूँ कि हम लोग हारे नहीं हैं। जब हमारे में बंटवारा हो गया, 2 शिवसेना बनी, 2 शिवसेना बनने के बाद हमारे पास सिर्फ 13 से 14 सीट थी, आज हम 20 पे 6 सीट हम आगे आए हुए। और अगर इनको लगता है ये जीते हैं और वो ईवीएम की वजह से नहीं जीते, तो उनको कह दीजिए, आप जिसको जीत का राजा मानते हो, कौन? अपने फडणवीस साहब पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा एक एरिया चुने, वहां से वो ईवीएम मशीन छोड़ के बैलेट पेपर पे इलेक्शन के लिए खड़े रहे। उद्धव साहब तो छोड़ो, उद्धव साहब का एक छोटा कार्यकर्ता भी उनको हरा देगा, जिंदगी में से उठ जाएंगे, फिर कभी इलेक्शन में मुंह नहीं दिखाने। मनीषा जी जवाब देंगे इस बात का? तो एक्चुअली इनकी आवाज में पता नहीं कुछ है। वो कह रहे हैं कि आप जितने उनके सांसद लेकर के बाहर निकले थे एकनाथ शिंदे, उससे ज्यादा सांसद वो अब जीत कर आ गए उनके। और दूसरी बात, अगर ईवीएम हटा दी जाए और कोई छोटे कार्यकर्ता के सामने भी एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस खड़े हो जाए, तो वो हरा के दिखा देगा। एकनाथ शिंदे जी का नाम नहीं लिया मैंने देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया है। महाराष्ट्र को लगी की सबसे बड़ी जो शिंदे जी का नाम क्यों नहीं लिया आपने? शिंदे जी का नाम क्यों नहीं लिया? उनको गुमराह किया है। अच्छा, अभी भी उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। पिछली बार तो कम सीट होने के बावजूद भी बनाया था, अभी क्यों नहीं बना रहे? चलिए मनीषा जी जवाब देंगे। जवाब दीजिए। हवन करेंगे। ये चुप बैठेंगे तो मैं कुछ कहूंगी। आदित्य ठाकरे बार बार एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहे थे कि मैं थाने लड़ूंगा, थाने में आकर, थाने जो शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है एकनाथ शिंदे जी के, तो आदित्य ठाकरे को वर्ली छोड़ के थाने में आना चाहिए था। वहां पर एकनाथ शिंदे को चुनौती देते थे। बेचारा वो केदार दिघे नाम का उनका एक कार्यकर्ता है, उसको खड़ा कर दिया हारने के लिए। तो इतना ही, जब आपको आपके परिवार को इतना धक्का लगा, जो आप बदले की भावना में आ गए थे, तो आदित्य ठाकरे को एकनाथ शिंदे के सामने खड़ा रहना चाहिए था। वो उनको मौका था, बार बार चुनौती दे रहे थे, वर्ली में मेरे सामने आके लड़ो, थाने में मैं आके लड़ूंगा, मैं कल्याण में जाके लड़ूंगा डॉक्टर एकनाथ शिंदे के सामने। वो तो हुआ नहीं। दूसरी बात, अब ये कहते कि उनके वोट बढ़े हैं। अरे कांग्रेस के बलबूते आपके वोट बढ़े हैं, और इस बार कांग्रेस के मॅडम तुम्ही खूप जुन्या आहात शिवसेनेतल्या, मला तुम्हाला शिवसेना शिकवायची गरज नाही लागली। मेरा टर्न है, मुझे बात करनी। अब फॉल्स नैरेटिव सेट किया, फॉल्स नैरेटिव में सारे फिर किसके वोटे, मुसलमानों के वोट आपको मिले, आप मुसलमानों के मसीहा बनने चले। वक्फ बोर्ड, वहां वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, आपके लोग पार्लियामेंट से भाग गए, आपके जो पार्लियामेंटेरियन थे। 2013 में वक्फ बोर्ड का मुद्दा फडणवीस साहब ने लिया था, और 2014 में आपके ही एकनाथ शिंदे साहब बोले थे कि ये बीजेपी के मांडी लाऊन भी बसणार नहीं कल्याण की सभा में। सुना नहीं था क्या आपने? आप तो थी वो सभा में। अरे ये कोई तरीका है चर्चा करने का? आपका वक्त आएगा तो आप बोलिए। इस प्रकार तुषार जी इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं? सबके बीच में बोलते हैं, मतलब अपनी बारी के अलावा हर किसी के बीच में बोलना है तुषार जी को, ऐसे नहीं होता ना। अभी नहीं बोलेंगे ना तो बोलने नहीं देंगे आप, थोड़ी दिन के बाद। अच्छा, इसलिए आप सबके बीच में बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है तुषार जी। उनको म्यूट कर दीजिए अगर उनको। हाँ, थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। रुकिए मनीषा जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए मैं ये कंप्लीट करना चाह रही हूँ की आत्मा आ गई है जो सबके बीच में बोलता है। अरे भाई, अच्छा वो एंकर तो नहीं, वो एंकरिंग भी करना चाहते हैं। अब उनको लग रहा है कांग्रेस में नेतागिरी नहीं हो पा रही है, तो एंकरिंग भी कर ले, एंकरिंग का सारा काम भी वही संभाले, स्टूडियो में भी आके वही सब कुछ बता दें, शो भी वही होस्ट कर लें। तो आपकी नौकरी नहीं चल पा रही है अजय जी कांग्रेस में, तो आप दूसरों की नौकरी पे क्यों आ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना कुछ लोगों को। एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए।
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। अच्छा, पहले तो अजय वर्मा जी आपको करेक्ट कर दूं, आपने अभी झूठा गूगल सर्च करके चैनल पर बताया। ट्विटर पर एक हमारे दर्शक उन्होंने लिखकर भेजा है, रीमा पराशर जी, अजय वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो सिद्धार्थ यादव जी को फ्रेम में लाइए, उन्होंने जो ये आंकड़ा दिया है कि 2 वोट पड़े, वहां पर 2 नहीं 53 वोट पड़े थे उस बूथ या वार्ड पर, ऐसा चुनाव आयोग का पत्र है। तो एक तो आपने गलत जानकारी दी अभी चैनल पर बैठकर, और आपका जो गूगल सर्च या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो भी ज्ञान है या जो भी आपको मैसेज कर रहा है वो आपको गलत ज्ञान दे रहा है। तो यही रीमा जी, मैंने आपने सुना ही नहीं मेरा अभी। दर्शक शो देखते देखते ठीक करवा रहे हैं कि गलत ज्ञान दे रहे हैं, अजय वर्मा जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, 2 वोट मिली हैं। दर्शक बोल रहे हैं, दर्शक 2 वोट मिली है। वो आपको कागज भेज रहा हूँ और उसको उसे दिखा देना। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, भाजपा यूनिवर्सिटी की तरह। मेरी अपने सोर्स हैं, अपने लोग हैं। अगर मेरी चीज गलत हो, सुन लीजिए रीमा जी, मेरी चीज गलत नहीं होती, मैं बिल्कुल सबूत के साथ रखता हूँ। आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे। कहाँ है चुनाव आयोग का आपको भेज रहा हूँ मैं। चुनाव आयोग का डेटा नहीं, चुनाव आयोग तो मोदी जी का आयोग है। अच्छा, मैं राजेश का जो स्टेटमेंट है वो भेज रहा हूँ। आपके अपने डेटा बन रहे हैं, मतलब कि कहाँ कितने वोट पड़े, ये चुनाव आयोग नहीं बताता आपको, आपकी अपनी मशीन भी बता देती है। चुनाव आयोग ने तो सुनो हर घंटे में कई परसेंट वोट बढ़ा दी। इस बात से सीरियस ज्ञान दिया है। चुनाव आयोग ने तो 1 घंटे बाद वोटिंग परसेंटेज 66 कर दिया, 63 का 66 कर दिया। मैंने इतनी देर से आपको सीरियसली सुना, मुझे लगा आप सीरियस डेटा बता रहे हो कुछ। अब पता लगा वो कांग्रेस का डेटा था। वो इलेक्शन कमीशन जो देश की संवैधानिक संस्था है, जिसके डेटा सब लोग सुबह से देखते हैं जिस दिन काउंटिंग होती है, ये वो डेटा नहीं था एक्चुअल डेटा। ये देश की इलेक्शन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ही पूरा हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है कि 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में इलेक्शन का परसेंटेज हर स्टेट के चुनावों में बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ गया है वो? तो मनीषा जी, बेसिकली जो इन्होंने गलत डेटा दिया, जो अभी एक दर्शक ने ठीक कराया कि 53 वोट पड़े। अब ये जो इन्होंने परिवार का भी इसका मतलब कहा कि परिवार के 4 सदस्यों में से 2 वोट पड़े, मुझे लगता है वो भी फिर तो डेटा झूठ होगा। मतलब झूठ का नैरेटिव चला। मैडम जी, आप तैयार हो? मैडम जी आप तैयार हो क्या? इन्होंने जो अभी डेटा दिया आपको, इन्होंने जो आपको डेटा दिया, अगर वो सही रहेगा तो आप टीवी के सामने सब माफी मांगेंगे नहीं, और ये झूठ बोले रहेंगे तो ये माफी मांगेंगे। हो ये बात अजय वर्मा भी बोल सकते हैं। आपको उनका प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? तुषार रसल जी, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता तो बन जाइए पहले। अरे हम लोगों का गठबंधन है। आप बीजेपी की प्रवक्ता क्यों बन रही है? आप बीजेपी की और शिवसेना ठाकरे गठ की प्रवक्ता कैसे बन रही है आप? हम गठबंधन में हम दोनों बात कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में। प्रवक्ता बन रहे हैं, अपनी पार्टी तो संभाल। आप प्रवक्ता बन चुके हो, आप बीजेपी की प्रवक्ता हो मैडम। आप क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं भाई? रुकिए 1 मिनट, मनीषा जी जवाब देंगी। अघोषित प्रवक्ता है, हमें इनको एक दूसरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे के समर्थन कर रहे, मगर इनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए। इस बार हमारे वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए क्योंकि इनके नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ रहे थे। मेरा चेहरा चलाओ, मेरा चेहरा चलाओ, मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। अब लोगों ने आप पर विश्वास नहीं दिखाया। मॅडम तुमच्या घराच्या अरे रसाल जी, बीच बीच में मराठी मत बोलिए, ये मराठी चैनल नहीं है, हिंदी में चर्चा चल रही है। तुषार जी, आप अचानक से किसी और ही फ्लो में बह रहे हैं, आप अचानक से कहीं और पहुंच जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही आप किस डिबेट में बैठे हुए हैं तुषार जी। अरे उनको डिबेट का मतलब समझ आएगा तब ना। डिबेट ये तो सिर्फ कोई गांव में बैठे हैं ना, पंचायत गांव में बैठे हैं, कोई चर्चा चल रही, कोई पंचायती चालू है ना, पंचायती चालू है ये। हाँ नाम पंचायत है, मगर डिस्कशन है ना, डिस्कशन का कोई स्तर रखिए। तो बहुत पुरानी शिवसैनिक हो, आपको तो पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए अजय जी और मनीषा जी को फ्रेम में रखिए। देखिए ये कोई
ये कोई लॉजिकल बात नहीं करना चाहते। ओके अजय कोई वर्मा जी, लॉजिकल बात नहीं करना ठीक है चाहते। अजय वर्मा जी, बैक टू द बेसिक, इसी मुद्दे पर आते हैं। दो सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस का अहंकार उसे ले डूबा, ये हम नहीं कह रहे, उद्धव ठाकरे जी के जो विधायकों ने कंप्लेंट की है उनसे वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या अब ये माना जाए कि क्योंकि परिवारवाद का आरोप लग ही रहा था, अब तीनों परिवार के सदस्य आ चुके हैं, क्या आने वाले दिनों में अब रॉबर्ट वाड्रा भी संसद की तरफ आ सकते हैं, चौथा सदस्य जो दावेदार बन चुके हैं? पहली बात तो ना उद्धव जी कुछ कह रहे हैं ना शिवसेना, जो असली शिवसेना है, नकली की तो छोड़ दीजिए, उसके प्रवक्ता अपने आईटी सेल से क्या कहलवा रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसा नहीं कह रहे। हमारे गठबंधन में कि जो अंग्रेज लोग होते, अभी आप कह रहे हैं ये डेकोरम नहीं है डिबेट में, अब आप फिर बोल रही है अब डेकोरम आ गया, डेकोरम आ गया जनता की दरबार में। शुरुआत तो आप ही ने की थी ना सबके बीच में नहीं तो अब चलो कोई बात नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको मना किया कि हमारे गठबंधन में ना कोई दरार है। पहले गोरे अंग्रेज फूट डाल और शासन करो का राजनीति करते थे, डिवाइड एंड रूल, और अब भारत में जो अंग्रेजों का काम है वो ये लोग कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। अब ये सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, फूट डालो और अंग्रेजी फूट डालो और शासन करो। ये केवल डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं, अपने आईटी सेल में झूठ की पायरेटेड सिटी बनवाते हैं, फिर उसमें बाद में माफी मांग लेते हैं। नहीं, इनको ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस आ गया था, फिर वॉशिंग मशीन में धुल गए, फिर इनके पार्टी में गए, अभी वो जीत क्या है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। चलिए मैडम, अब शो अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए फाइनल कमेंट के लिए जल्दी से अजय वर्मा जी पहले उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर एक एक करके 10-10 सेकंड में सब खत्म करेंगे, शो खत्म करना है। रीमा जी, हमारी पार्टी में देखिए रहा सवाल, कोई हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। जो मजबूत और अच्छा उम्मीदवार होता है उसे देश की जनता जिलाती है, और जो वैसे कैंडिडेट है उन्हें भाजपा की EVM और इनकी वॉशिंग मशीन जिताती है। हमारा फाइनल जवाब है, और हमारे गठबंधन में ना कोई दरार थी, ना कोई है, ना कोई भविष्य में होगी। और उद्धव जी और कांग्रेस और अजीत शरद पवार जी साथ रहेंगे। ये भाजपा मनगढ़ंत कहानी सुनाती रहे, इस कहानियों पर हमें ना कोई भरोसा है, चूंकि जुमला और टेलीप्रॉम्प्टर इनके बेसिक सिद्धांत है, तो हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहे। मनीषा जी जवाब देंगे। देखिए, इंडिया अलायंस ये सारे मतलबी लोग इकट्ठे हो गए हैं जिनका परिवारवाद से आगे ये कभी बढ़ नहीं सकते। इनके जो अगली पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये इंडिया अलायंस बनी है। आज ही महाराष्ट्र के विधान परिषद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अंबादास दानवे, इन्होंने कहा है कि हम अकेले चलेंगे, अब उनको कांग्रेस नहीं चाहिए। अब बाला साहब ठाकरे के विचार उनको याद आ रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जाने की नौबत आ गई तो मैं शिवसेना में अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये लोग भूल गए। सावरकर जी को आए दिन गाली गलौज करने वाले, भद्दा बात करने के लिए इनके साथ बैठ गए। अब ये कहते रहे कि सावरकर जी को गाली देने वाले को हम नहीं बख्शेंगे। अरे आप उनके साथ सरकार बनानी, आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे, अब तो टोटल बंद। अब चुनाव खत्म हो गया, राहुल गांधी फिर से बोलने लगे सावरकर जी के खिलाफ कि संविधान की किताब में सावरकर जी का आवाज नहीं है। जो सावरकर जाति भेद के खिलाफ थे, जिन्होंने दलितों के लिए मंदिर खुले किए, क्या उनकी ये आवाज संविधान की आवाज नहीं है? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? तुषार जी फाइनल कमेंट। वीर नहीं थे, माफी वीर थे। एक ही कहूंगा अभी 2014 से बीजेपी की सरकार केंद्र में है। सावर जी के प्रति आपको इतना प्रेम है, हमको तो है। हमारे बाबा साहब ने ही बोला था कि उनको
बीजेपी मीन्स उनको भारत रत्न दो, तो 14 से भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आपके दूसरी सांसदों ने चीज, कितनी जितने बार भी मांग लोग की? आपके जो सांसद है ना, अरविंद सावंत है, अब अनिल देसाई है, ये लोगों ने कभी मांग रखी, कभी लेटर लिखा, कभी आपके चीफ कितने मिनिस्टर लेटर? कभी मैडम उन्होंने आप लेटर बहुत लिखा सीनियर है, है, आपको कितने लेटर चाहिए? कभी कुछ अरे मेरे पास आप बहुत कोई सारे पहल लेटर भी है नहीं एमपीज के, बहुत सारे हमारे यहाँ से मंत्री लोगों के लेटर है जो हमने दिए हुए हैं ये 14 साल में। कितने आपने 14 साल में एक भी बार आपने सावंत जी को दिया क्या? उठते बैठते हो, खाना खाते हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जो मुद्दा सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि एक तरफ परिवार की वो तस्वीरें हैं जो आज संसद से लेकर के सोशल मीडिया तक, एक्स तक दिखाई दे रही हैं। सुबह से एक टाइमलाइन पूरी दिख रही है कि किस तरह से जन जन के नेता हैं, किस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा एक कंधे से कंधा मिलाकर अब राहुल गांधी के साथ काम करेंगी। दक्षिण से लेकर यूपी तक, मतलब नॉर्थ इंडिया तक, सब जगह आप कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि दोनों नेता दोनों सिरों पर हमारे काबिज हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो दुखी हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर भविष्य में अब उनके नेता जो बाकी के हैं, जो विधायक हैं, वो आखिर क्या सोच रहे हैं। तो क्या इस सब सोच के पीछे संजय राउत हैं जो आज इतने खुश हैं कि शेरनी आ गई है, अब उनको महाराष्ट्र की राजनीति देखनी है या दिल्ली की राजनीति, यही सोचने वाली बात है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 5 की पंचायत के प्रायोजक